इस साल अक्टूबर के महीने में यूके के मैनचेस्टर शहर में एक चौंका देने वाली घटना सामने आती है। वहां एक शख्स एक जूइश सिनेगॉग के बाहर एक फेस्टिवल के लिए आए लोगों पर गाड़ी चला देता है। इस हमले के बारे में जब दुनिया के दूसरे कोने ऑस्ट्रेलिया में बैठे एक जूइश रैबाई से पूछा गया तो उन्होंने भगवान में पूरा विश्वास रखते हुए कहा कि ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में नहीं हो सकता है। 41 साल के रैबाई इलाई श्लैंगर को यह बात बोले अब 2 महीने भी नहीं हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया में ही उनके शहर में ही मैनचेस्टर से भी बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। 2 आतंकी एक बीच पर हो रहे एक जूइश फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के दौरान अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें अभी तक 16 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वाले के लिस्ट के नाम में खुद रैबाई श्लैंगर का भी नाम दर्ज हो गया। इसके अलावा इस लिस्ट में 87 साल के एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर के साथ साथ महज 10 साल की एक बच्ची का नाम भी शामिल है। लगभग 40 से ज्यादा लोग जो इस आतंकी हमले में घायल हुए, उन्हें सिडनी के अलग अलग अस्पतालों में अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उधर ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने मौके पर ही एक शूटर को मार गिराया, दूसरे को भी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो शूटर्स में से एक 24 साल का नवीद अकरम है, जो एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न सिटीजन है, और दूसरा उसके अपने ही पिता 50 साल के साजिद अकरम बताए जा रहे हैं, जो 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे। साजिद की मौत मौकाए वारदात पर ही हो गई, पुलिस की फायरिंग में। अब ऑस्ट्रेलिया में हुए इस दिल दहला देने वाले हमले में एक बार फिर से खास तौर पर जूस को जहां टारगेट किया गया, उससे दुनिया भर में अब एंटी सेमिटिज्म का नैरेटिव फिर से जोर पकड़ने लगा है। इसी के साथ इस्लामोफोबिया, एंटी इमिग्रेंट नैरेटिव को भी एक बार जोर पकड़ लेने का मौका मिल गया है। हालात को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने इस मुश्किल घड़ी में देश में एकता और शांति बरकरार रखने की बात की है, दरखास्त की है। सिडनी के मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि कोई रिएक्शनरी अटैक माहौल और बिगाड़ ना दे, सिचुएशन और खराब ना कर दे। उधर सोशल मीडिया में लेकिन एक नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव जंग छिड़ चुकी है। इजराइल के सपोर्टर्स इसे राइजिंग एंटी ज्यू हेट का अंजाम बता रहे हैं, इसे कुचलने की मांग कर रहे हैं, चाहे जो भी खर्चा हो, एट व्हाटएवर द कॉस्ट। दूसरी तरफ सोशल मीडिया का एक बड़ा तबका इस टेरर अटैक को फॉल्स फ्लैग बता रहा है, जिसे इजराइल ने करवाया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एंटी गाजा जेनोसाइड प्रोटेस्ट को परमिट किया गया था। इसे एंटी इजराइल और एंटी सेमिटिक देखा जा रहा है बाय मेनी इजरायलीज। लेकिन इससे पहले कि हम इस पूरे डिटेल को समझे, एलिगेशंस को समझे और डिस्कस करें, एक बार जल्दी से टाइमलाइन को देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। 14 दिसंबर की शाम सिडनी के फेमस बॉन्डाई बीच पर जूइश कम्युनिटी के 1000 से भी ज्यादा लोग हनुका फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पुलिस के मुताबिक शाम 6:45 पर सबसे पहले उनके पास बीच से गोलीबारी की रिपोर्ट पहुंचती है। जब तक मौके पर एक्स्ट्रा फोर्सेस पहुंचती है, तब तक चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी होती है। गोलियों की आवाज के बीच सैकड़ों लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी जान बचा रहे होते हैं। 2 गनमैन एक छोटे से ब्रिज से लोगों पर कंटिन्यूअसली फायरिंग कर रहे होते हैं। एक वीडियो में हमने यह भी देखा कि एक आम इंसान अटैकर, टेररिस्ट अटैकर से लड़ने तक उतर आता है। 43 साल के अहमद अल अहमद ने बिना पुलिस के मदद के अटैकर्स पर हमला करते हुए उसकी बंदूक छीन ली, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ आगे कर पाता, दूसरे अटैकर ने अहमद पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। अहमद की जान तो बच गई और उसका इलाज अभी सिडनी के एक अस्पताल में हो रहा है, लेकिन उसे 2 गोलियां जरूर लगी। इस एक बंदे ने एक पूरे ग्लोबल नैरेटिव को तहस नहस कर दिया। कैसे, मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूं। गन वापस लेकर फिर दोनों अटैकर्स फिर से उसी ब्रिज के तरफ बढ़ जाते हैं और दोनों एक साथ लोगों पर शूट करते रहते हैं, लेकिन फाइनली इसी ब्रिज पर पुलिस दोनों अटैकर्स को घेर लेते हैं, उनके ऊपर काबू पा लेते हैं, उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुआ यह अटैक बीते 30 सालों का वर्स्ट अटैक माना जा रहा है। इस हमले का मोटिव तो अभी तक पुलिस ने ऑफिशियली नहीं बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो हमलावरों के तार आईसिस से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। इस हमले के तुरंत बाद इजरायली लीडर्स ने सीधा ऑस्ट्रेलियन सरकार पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही बोला कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को देश में बढ़ रहे एंटीसेमिटिज्म के बारे में टफ स्टांस ना लेने के लिए ब्लेम किया था, पत्र लिखा था। इस अटैक के बाद कुछ और इजरायली मिनिस्टर्स भी एल्बनीज के खिलाफ पब्लिक स्टेटमेंट्स देने लगते हैं। On August 17th, about 4 months ago, I sent
Prime Minister Albanese a letter in which I gave him warning. The Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज के मुताबिक साजिद अकरम साल 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे, जिसके बाद 2001 में उन्हें रेजिडेंट वीजा मिल गया था। इस अटैक से पहले उनके नाम पर 6 फायर आर्म्स रजिस्टर्ड थे। पुलिस का मानना है कि सभी 6 का इस्तेमाल इस शूटिंग में किया गया था। साजिद बीते 10 सालों से गन्स ओन करता था। दूसरी तरफ उसका बेटा नवीद अकरम वैसे तो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न सिटीजन है, लेकिन वो एक बार पहले भी आतंक से जुड़ी गतिविधियों के चलते सिक्योरिटी एजेंसीज के नजर में आ चुका था। वो पहली बार अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO के रडार में आया, जब उसके ऑस्ट्रेलिया के इस्लामिक स्टेट कमांडर मतारी के साथ कनेक्शंस बाहर आए। रिपोर्ट्स के माने तो मतारी एक IS सेल का हिस्सा था, जिसमें सिडनी के कई और लोग शामिल थे। उनमें से सभी को टेरर ऑफेंस के चलते पहले ही सजा दी जा चुकी है। नवीद के साथ भी इनके संबंध निकले थे, लेकिन फिर भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को शायद तब समझ में नहीं आया होगा कि नवीद किसी तरीके से इस तरीके का घातक हमला उसको अंजाम दे सकता है। अटैक के बाद पुलिस ने बाप बेटे के रेंटेड अपार्टमेंट पर भी छापा मारा, जहां और एक्सप्लोजिव्स और IS के फ्लैग्स मिलने की खबर है, ऑल्दो दिस इज नॉट कंफर्म्ड। लेकिन इनकी जो बाकी फैमिली है, यानी नवीद की मां और बाकी रिश्तेदारों को इस पूरे मामले की भनक भी नहीं थी। ये बाप और बेटे घर में वीकेंड फिशिंग ट्रिप बोलकर बाहर निकल जाते थे। साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया में एक दुकान चलाता था और उसका बेटा नवीद वैसे तो एक कॉलेज ग्रेजुएट था, लेकिन वो भी कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर ही काम करता था। 2 महीने पहले उसकी नौकरी भी छूट गई थी। इस टेरर अटैक के बाद एक और जंग छिड़ चुकी है। इजराइल के जो सिंपैथाइजर्स हैं, ये इसे इस्लाम वर्सेस जूस की लड़ाई बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बात ने भी तूल पकड़ लिया है कि बॉन्डाई बीच में जो हमला हुआ वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी इजराइल या मोसाद ने खुद यह हमला करवाया था, स्टेज करवाया था, जूस को विक्टिम के रूप में दर्शाने के लिए और ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में पैलेस्टाइन के हक में, पैलेस्टाइन की फेवर में जो बोल रहे हैं लोग, उनके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। इस कंस्पिरेसी को सबसे ज्यादा हवा दी है आर्सन ऑस्ट्रोव्स्की के बिहेवियर ने, इस किरदार ने। आर्सन एक प्रो इजरायली वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, जेरूसलम पोस्ट में लिखते भी हैं। कहा जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 के घातक हमास टेरर हमले के आसपास वो थे, तब भी वो अपनी जान बचाकर निकले थे। वो तब इजराइल में थे और अब बस सिर्फ 2 हफ्ते पहले इजराइल से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे एंटी सेमिटिज्म से लड़ने के लिए। लेकिन इस बार भी आतंक उनका पीछा करती है, सर के पास से गोली छूकर गुजरती है, बाल बाल उनकी जिंदगी बचती है, खून से रंगे होते हैं। लेकिन सोचिए, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए वो अपनी सेल्फी खींचते हैं। फिर उस मरहम पट्टी होने के बाद भी खून से लहूलुहान चेहरे के साथ ही वो मीडिया को दबाकर इंटरव्यू भी देते हैं। उन्होंने कहा यह 7 अक्टूबर जैसा ही अटैक है, ऑस्ट्रेलिया में कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कौन सा डॉक्टर है, कितना पढ़ा लिखा डॉक्टर है जो मरहम पट्टी करता है लेकिन चेहरे से खून साफ नहीं करता है। सबसे पहले तो ऐसे डॉक्टर को नौकरी से निकालो। दूसरी वजह जो कंस्पिरेसी थियरी जिस पर फोकस कर रही है वो है टाइमिंग और सियासी फायदा किसको मिल रहा है। हमला हनुका के पहले दिन होता है जब यहूदी कम्युनिटी वहां जमा थी। कंस्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि इजराइल से इसको फायदा मिलता है, दुनिया भर में यहूदियों के लिए जो सिक्योरिटी है वो बढ़ेगा, एंटी सेमिटिज्म का कानून और सख्त होगा, पैलेस्टाइन की वकालत जो लोग कर रहे हैं उन पर पाबंदी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में पैलेस्टाइन को मान्यता देने की तरफ इशारा किया था और नेतन्याहू ने हमला भी तभी किया था और अब हमला और भी बढ़ा दिया है कि देखो तुम लोग ने पैलेस्टाइन के लिए बोलने की कोशिश की और यह अंजाम हुआ कि हमारे लोग यहां मारे गए। क्या बॉन्डाई बीच फ्लैग ऑपरेशन था? इसका जवाब हां या ना में देना मुश्किल है, लेकिन क्या ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पहले हो चुके हैं, इतिहास में प्रूवन है? इसका जवाब हां है। जैसे कि 1950s में 1 लाख से भी ज्यादा जूस इराक में खुशी खुशी रहते थे। वो अरब जूस कहा जाता था उन्हें। वो इजराइल से जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर अचानक से जूइश इलाकों में बम फटने लगते हैं और लाखों जूस रातों रात कुछ ही महीनों के अंदर इराक से निकल जाते हैं और अपने आप को इजराइल में पाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फेमस जूइश हिस्टोरियन प्रोफेसर एवी श्लेम का कहना है। सुन लीजिए। In
March 1950, the Iraqi parliament passed a law which said any Jew who wants to leave the country is free to do so. They have a year to register to leave on a one-way visa. And in the next year, 5 bombs exploded in Jewish premises in Baghdad, and that created a panic, and that helped to precipitate the exodus to Israel. Yosef Basri, 28-year-old lawyer and an ardent Zionist, and he was responsible for 3 out of the 5 bombs. The controller of Basri was an Israeli intelligence officer called Max Binet. फॉल्स फ्लैग या नहीं, यह बात तो साफ है कि इस दुखद घातक आतंकी हमले के कुछ ही घंटों के अंदर एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया गया। मुस्लिम वर्सेस जूज नैरेटिव, पूरी दुनिया में इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश की। इस बार भी यह पूरा नैरेटिव उसी ओर जा रहा था और शायद इजरायली और जायनिस्ट लॉबी का यह नैरेटिव और सक्सेसफुल भी हो जाता, लेकिन 43 साल के अहमद अल अहमद ने यह पूरा खेल बिगाड़ दिया। उस वक्त बॉन्डाई बीच पर यह जब अटैक हो रहा था, अटैकर्स अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, अहमद ने साहस और बहादुरी दिखाते हुए एक आर्म्ड अटैकर से निहत्थे भिड़ने का जोखिम उठाया और कई लोगों की जान इस प्रोसेस में बचाई। अगर वही अटैकर अपनी बंदूक के साथ आगे बढ़ जाता तो ना जाने कितनी और जाने जाती। तो यहां अगर सिडनी में मारने वाले मुसलमान थे तो सबसे पहले सिडनी में लोगों की जान बचाने वाला भी मुसलमान इंसान था। तो हेट मशीन जो बाइनरी में काम करता है, सब अच्छे हैं सब बुरे हैं, अस वर्सेस देम, 0 वर्सेस 1, वो थोड़ा सा कंफ्यूज गया, वो फेल हो गया, क्योंकि जो असली दुनिया में होता है सब अच्छे और सब बुरे नहीं होते। बुराई हर जगह मिलेगी, अच्छाई भी आपको हर जगह मिलेगी। आज ऑस्ट्रेलिया ही नहीं पूरी दुनिया में अहमद के साहस की तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इनके साहस की दाग दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये जो अटैकर से लड़ने वाला वीडियो है वो खूब दबा दबा कर वायरल हो रहा है। लेकिन आजकल पूरी दुनिया में अस वर्सेस देम सिर्फ धर्म तक तो सीमित नहीं है, अब ये कंट्री ऑफ ओरिजिन तक भी बात चली गई है। पूरी दुनिया के एडवांस्ड इकोनॉमीज में आज माइग्रेंट्स के खिलाफ कैंपेन चरम पर है। कई देशों में वीजा मिलना मुश्किल हो गया है। इलीगली या फिर लीगली घुसने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनको जबरदस्ती देश से बाहर निकाला जा रहा है। उनके खिलाफ खुलेआम रैलीज, मार्चेस, स्लोगनियरिंग हो रहा है। कहा जा रहा है कि इमिग्रेंट्स ना सिर्फ सिटीजन्स के टैक्स के पैसे पर पल रहे हैं बल्कि जो वायलेंस है उस देश में उसे भी फैला रहे हैं। ऐसे में एक इमिग्रेंट फैमिली द्वारा किया गया इतना बड़ा अटैक इस नैरेटिव को और भी हवा देने वाला है। हां, अच्छी बात है, अहमद अल अहमद ने जिन्होंने ऑस्ट्रेलियंस की जान बचाई वो खुद भी एक इमिग्रेंट है, सीरिया से इमिग्रेंट है। 1 दशक पहले जब सीरिया पर आईसिस का राज बढ़ रहा था, चरम पर था, उस वक्त वो सीरिया से भागकर सिडनी आए। अपने नए देश के खातिर उन्होंने जान की बाजी लगा दी। फिलहाल उन्हें 2 गोलियां लगी हैं, खतरे से बाहर हैं और पूरा देश उन्हें एज अ हीरो मान रहा है। लेकिन जो भी कह लो, इस हमले के बाद प्रोपेगेंडा और सियासत तो तेज होनी ही थी। भले ही अभी तक इस अटैक का मोटिव पुलिस ने ऑफिशियली ना बताया हो, लेकिन दुनिया भर में स्पेकुलेशन तो वैसे में ही हो रहा है। इजराइल ने सीधा सीधा इस अटैक के पीछे ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहे एंटी सेमिटिज्म बाय लॉजिक कि भाई आप गाजा को सपोर्ट कर रहे हो, उसे जिम्मेदार ठहराया है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज ने भी इसे अब एक एंटी सेमिटिक अटैक बोला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल हमास वॉर और गाजा में हुए जेनोसाइड के बाद जूस के अगेंस्ट दुनिया भर में थ्रेट तो बढ़ रहा है। छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो बीते साल में हमने देखे ही हैं, 3 साल में हमने ऐसे बहुत अटैक देखे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अटैक के बाद बाकी दुनिया में भी बड़े रिवेंज अटैक्स का खतरा अब बढ़ता दिख रहा है। उधर इतने बड़े अटैक से उभर रहे ऑस्ट्रेलिया में रिफॉर्म की बातें अब चल रही हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के गन लॉस को और भी ज्यादा सख्त करने की बात अब कर दी है। गन्स को ऑस्ट्रेलिया की सरकार रोक भी लेगी, मान लेते हैं, लेकिन नफरत और रेसिज्म का क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस लाखों की संख्या में रहते हैं, हजारों स्टूडेंट्स हर साल वहां पढ़ने जाते हैं, सेटल होने जाते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया अपनी इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसीज इंडियंस के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रही है। ऐसे में इस अटैक के बाद ब्राउन स्किन, चाहे जो भी आपका रिलीजन हो, ब्राउन स्किन को और भी ज्यादा शक के नजर से देखा जाएगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, बाकी दुनिया में भी। हां, यह बात सही है कि अहमद की बहादुरी पूरे नैरेटिव को डिफ्लेट कुछ हद तक कर चुकी है,
लेकिन कहीं ना कहीं तो लोग, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, इसे अस वर्सेस देम के नैरेटिव में जरूर फंसाने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, जिसका नुकसान आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया या बाकी देशों में इंडियंस को सीधे तौर पर इंपैक्ट करेगा। तो टेरर अटैक हो या फॉल्स फ्लैग हो, वीजा की वेटिंग लिस्ट और इंडियंस के अगेंस्ट होने वाले अटैक्स आने वाले टाइम पर और ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स का बाहर पढ़ने का जो सपना जो देख रहे हैं, उनके लिए एक और चैलेंज अब ऐड हो गया है। देशभक्त पर तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, जो नेशनल यूनिटी की वाली जो बात कर रहे हैं, उस बात पर अमल रहें। अहमद जैसे हीरोज की कहानी अस वर्सेस देम की बातों से ज्यादा तेजी से फैले। हां, जिन्होंने आतंक किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन जो आतंक के नाम पर सियासत खेल रहे हैं उनकी भी हार होनी चाहिए। और यह कि ऑस्ट्रेलिया नफरत का रास्ता ना चुने, बल्कि शांति भाईचारे की तरफ मुड़े, तभी आतंक को सच्ची में हार मिलेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं आतंक सक्सेसफुल हो जाएगा।